जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ईस्ट कोस्ट रेलवे का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 20 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। वीडियो को बढ़िया से देखिए, अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तब जाके आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि पहला आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। रिपीटेड क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में आप लोग का कौन सा बियरिंग यूज होता है। तो ये होता है आप लोग का कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग एलएचबी हो गया और आप लोग का गुड्स हो गया, दोनों में आप लोग का सीटीआर भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। इसी हिसाब से आईसीएफ कोच में एसआरबी यूज होता है, स्पियरिकल रोलर बियरिंग। और आप लोग का यूएससी बोगी में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में जो डैम्पर यूज होते हैं, ये 4 प्रकार का डैम्पर यूज होते हैं। जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये पर बोगी में आप लोग का 4 के संख्या में रहेगा। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये आप लोग का 2 के संख्या में। वे डैम्पर, ये 2 के संख्या में। और सेकेंडरी लेटरल जो डैम्पर होगा, ये 1 की संख्या में। टोटल एक बोगी में 9 के संख्या में रहेगा। और आप लोग का कोच में, टोटल कोच में पूछने से ये जो आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स 18 के संख्या में एलएचबी कोच में रहेंगे। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एन। ये देखिए आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग, जब भी आप लोग कोई भी ट्रेन चलती है उस टाइम आप लोग का वर्टिकल एक्सीलरेशन के चलते ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। तो वर्टिकल स्लाइडिंग को आप लोग को जो रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पार्टिंग से बचाने के लिए आप लोग का यहीं पर देखिए जो एलएचबी कोच का आप लोग का पावर कार या जनरेटर कार और आप लोग का इंजन के बीच में रेस्ट्रिक्टर लगाया जाता है वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलेटर इन एलएचबी कोच इज ए। ब्रेक एक्सीलेटर एलएचबी कोच में जो यूज होता है, पर कोच आप लोग का पर कोच 1 की संख्या में रहता है। जो आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर रहता है पर कोच 1 की संख्या में रहता है। जब भी आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और आप लोग का बहुत सारा प्रेशर एक ही टाइम में आप लोग का रिलीज होके पूरे रेक में बहुत स्पीड में ये ब्रेक लगा देता है। इसका यही काम रहता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है, ये क्या होता है, ये आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी फ्लेक्सिबल केबल्स आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी जनरेटर कार। जनरेटर कार में जो आप लोग का हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक यूज होता है, इसके लिए आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल के माध्यम से ये कंट्रोल होता है। तो ये आप लोग का हैंड ब्रेक के साथ आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के पास आप लोग का ये फिट होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो फ्लेक्सिबल केबल यूज होता है, ये आप लोग का जनरेटर कार में, पावर कार में 2 के संख्या में रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अप लोडेड बक्सन एक्स रैक। ये देखिए बक्सन एस जो रैक रहता है, इसका आप लोग का परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 100 kmph है। ये लोड या एम्प्टी दोनों कंडीशन में आप लोग का 100 kmph होता है। ये याद रखिए आप लोग। तो जैसे कि आप लोग का बॉक्सन एस जो रैक रहता है, इसके बारे में कुछ डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग का LWLH ये बोगी फिट होता है। इसी हिसाब से इसमें के टाइप का आप लोग का बियरिंग यूज होता है, के टाइप बियरिंग। इसमें आप लोग का एक्सेल लोड जो होता है, एक्सेल लोड 25 टन। इसी हिसाब से आप लोग का
यही सब डाटा इंपॉर्टेंट डाटा सब है बक्सन एस के लिए, ये भी आप लोग याद रखें। व्हाट इज द परपोज ऑफ डंप वाल्व इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में जो डंप वाल्व पर कोच आप लोग का 4 के संख्या में रहता है, ये भी याद रखिए। पर कोच 4 नंबर्स रहेगा डंप वाल्व। तो आप लोग का डंप वाल्व का काम यही होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ये क्या करता है आप लोग का हर एक एक्सेल का स्पीड को समान रखने का कोशिश करता है, सेम रखने का कोशिश करता है। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, स्कीडिंग व्हील को स्कीडिंग होने से ये बचाता है, ये आप लोग का प्रोटेक्ट करता है व्हील स्कीडिंग से। तो आप लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इफ माइक्रो प्रोसेसर इन एलएचबी कोच सोच 72 कोड्स, अगर आप लोग का डब्ल्यूएसबी सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर 72 कोड शो करता है, इसका मतलब हो गया परमानेंट फॉल्ट इन 1 एक्सेल। ये हो जाएगा आप लोग का परमानेंट फॉल्ट इन 1 एक्सेल। ऑप्शन डी के साथ चलिए। उसी हिसाब से अगर आप लोग का 73 होने से ये देखिए आप लोग का परमानेंट फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा एक्सेल में परमानेंट फॉल्ट है तो ये आप लोग का 73 कोड माइक्रो प्रोसेसर में दिखाएगा, ये इसको भी याद रखिए। पीएचडी प्रोवाइडेड इन एलएचबी कैन बी रीसेट पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। इसको रीसेट करेंगे जब भी आप लोग का एलएचबी कोच में एसीपी करते हैं, अलार्म चेन पुलिंग करते हैं, आप लोग का कोच का इनसाइड से करते हैं। तो आप लोग जब भी चेन पुलिंग करते हैं उसी टाइम आप लोग का गाड़ी रुक जाती है, फिर उसको आप लोग का बीपी प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसको रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी आगे जाएगी। तो यही कंडीशन में हम लोग जो रीसेट करेंगे पीएचडी को, तो ये कहाँ से हम लोग करेंगे? इसको करने के लिए आप जहाँ से चेन पुल किए हैं वहीं पॉइंट पर आप लोग का एक स्क्वायर की लगा के उसको सेट करना पड़ता है, स्पेशल की रहता है। तो यहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल, जहाँ से चेन पुलिंग किए थे वहीं पर ही एक स्लॉट्स रहेगा, उसमें स्क्वायर की इंसर्ट कीजिए, बॉक्स टाइप का छोटा स्पनर, और इसी में ही आप लोग का ये रीसेट होता है। इसीलिए आप लोग का स्पेशल जो एसीपी रीसेट की एलएचबी कोच के लिए प्रोवाइड किया जाता है, गार्ड ड्राइवर के पास रहता है, टेक्नीशियन जो जाते हैं उनके पास रहता है, एसी मैकेनिक के पास उपलब्ध रहता है, ये भी याद रखिए। व्हेन इमरजेंसी चेन पुल्ड इन एलएचबी कोच ब्रेक एक्सीलेटर व्हील, जब भी इमरजेंसी आप लोग का एप्लीकेशन होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं इमरजेंसी एप्लीकेशन बार बार आप लोग का रिपीट हो रहा है, इमरजेंसी एप्लीकेशन 1.5 kg से एभव 1.5 kg 1.5 kg से ज़्यादा जब भी बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, यही कंडीशन में आप लोग का रैक में इमरजेंसी आप लोग का लग जाता है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। तो यही कंडीशन में जैसे भी आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर रेस्पॉन्ड करेगा और पूरा रैक में आप लोग का ब्रेकिंग करवा देगा एक ही साथ। कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में ब्रेक पैड का कंडमनिंग लिमिट पूछ रहा है 7 mm, तो नया कंडीशन में 35 mm। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg रहता है, 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से आप लोग का आईसीएफ और गुड्स में 3.8 मैक्सिमम 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर आईसीएफ और गुड्स में। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फीबा, फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसका आप लोग का जो फीबा आप लोग का एलएचबी कोच में यूज होता है फीबा, ये आप लोग का फीबा डिवाइस जो रहता है, ये दोनों बोग में दोनों बाजू में आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। फीबा डिवाइस और फीबा जो पैनल होता है ये 2 के संख्या में रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग का फीबा इंडिकेटर जो रहेगा 2 2 4 के संख्या में रहेगा, ये भी याद रखिए। तो आप लोग का फीबा का फुल फॉर्म पूर्ण रूप होता है फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो आप लोग देखिए यहीं पर जो ऑप्शन आप लोग का क्या इसमें सही लग रहा है, फेल्यूर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, आप लोग
बी के साथ चलिए। यहाँ एंड नहीं लिख के कम होना था, लेकिन ये भी सही है। फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, यही फीवा डिवाइस होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ कैन यू नो इफ द एनआरवी इज डिफेक्टिव? ये देखिए, अगर एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व अगर डिफेक्ट है तो कैसे हम लोग इसको पहचान पाएंगे? बाय चेक एफपी प्रेशर सोन इन गेज इवन ओनली बीपी हॉस इज कनेक्टेड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग जब भी आरटीआर में रैक टेस्ट कर रहे हैं, इसी टाइम आप लोग रैक के साथ बीपीएफपी जोड़ा हुआ है, आप लोग कंप्रेसर चलिए, एमआर प्रेशर आप लोग का बिल्डअप हो जाएगा। कंप्रेसर ऑन कीजिए, एमआर प्रेशर बिल्डअप कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग पहले आप लोग को क्या खोलना है, आप लोग कनेक्ट करना है बीपीआरएस को कनेक्ट करके बीपी को ही ओपन करना है। तो बीपी जैसे आप लोग का प्रेशर बिल्डअप होते रहेगा, किसी कारण एफपी तो खुला नहीं है, यही कंडीशन है। एफपी गेज में अगर प्रेशर शो कर रहा है, इसका मतलब आप लोग का एनआरवी खराब है। इसको जांच करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो यही हिसाब से आप लोग का एनआरवी डिफेक्ट है तब जानेंगे जब आप लोग कंप्रेसर ऑन कर दिए, हमारा प्रेशर आप लोग का बिल्डअप हो गया। बीपी अगर आप लोग खोल दिए हैं बीपी प्रेशर, इसी कंडीशन में एफपी प्रेशर बंद होते हैं, एफपी गेज में प्रेशर शो करता है, इसका मतलब एनआरवी डिफेक्टिव है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ SS1 फॉर वंदे भारत पीरियोडिसिटी। ये देखिए SS1 जैसे LHB कोच के लिए हम लोग बार बार रिपीट होता था, अभी वंदे भारत से देखिए आप लोग का सॉफ्ट शेड्यूल 1 वंदे भारत का, तो इसका पीरियोडिसिटी पूछा है जो कि आप लोग का 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज है। 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज। तो वंदे भारत का थोड़ा सॉफ्ट शेड्यूल देख लेते हैं। वंदे भारत के लिए आप लोग का सॉफ्ट शेड्यूल कैसे आप लोग का सॉफ्ट शेड्यूल होता है, जैसे कि आप लोग का SS1 1.5 ईयर, या आप लोग का 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज, ये होता है आप लोग का SS1 1.5 ईयर या 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज। इसी हिसाब से SS2 3 ईयर्स या 36 मंथ प्लस माइनस 5 डेज। SS3 जो होता है 6 ईयर्स या 72 मंथ प्लस माइनस 5 डेज। ये है आप लोग का SS1 SS2 SS3 वंदे भारत के लिए पीरियोडिसिटी है, इसको बढ़िया से याद रखिए। TCMS स्टैंड्स पर, ये देखिए TCMS जो वंदे भारत में आप लोग का ये सिस्टम यूज हो रहा है TCMS। तो TCMS का आप लोग का यहीं पर जो फुल फॉर्म है ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ये होता है आप लोग का ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको हम लोग देखिए TCMS का जो फुल फॉर्म होता है ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग का यहीं पर ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी होगा ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, या आप लोग ले सकते हैं ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नंबर ऑफ कोचेस इन वन बेसिक यूनिट अब वंदे भारत ट्रेन, एक आप लोग का बेसिक यूनिट में कितना कोच रहता है वंदे भारत में, जो कि आप लोग का 4 की संख्या में रहता है। तो आप लोग वंदे भारत का कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। वंदे भारत में टोटल एक स्टैंडर्ड रैक जो रहेगा, स्टैंडर्ड रैक में आप लोग का 4 बेसिक यूनिट रहेंगे। इसका मतलब 16 कोचेस रहेगा। पर कोच पर आप लोग का यूनिट 4 कोच रहता है, इस हिसाब से 4 बेसिक यूनिट में 16 कोच हो जाएगा। ये याद रखिए। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग का एंड बेसिक यूनिट एक होगा, एंड बेसिक यूनिट और मिडिल बेसिक यूनिट, इसके बारे में जानना है। मिडिल बेसिक यूनिट आप लोग का दोनों एंड में 2 बेसिक यूनिट रहेगा, एंड बेसिक यूनिट, और बीच में 2 की संख्या में मिडिल यूनिट रहेगा। इसको भी देख लीजिए कन्फिग्रेशन इसका कैसे होता है। जैसे कि आप लोग का ये देखिए DTC आ गया, उसके बाद MC आ गया, उसके बाद TC,
उसके बाद फिर MC, ये हो गया आप लोग का एंड बेसिक यूनिट। ड्राइविंग टेलर कोच, मटर कोच, इसके बाद ट्रेलर कोच, उसके बाद मटर कोच। इसी हिसाब से फिर आप लोग का मटर कोच हो जाएगा, फिर आप लोग का टेलर कोच, फिर मटर कोच आएगा, फिर आप लोग का NDTC, जिसको कि आप लोग एग्जीक्यूटिव कार भी बोलते हैं। ये हो गया आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट। फिर आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट एक शुरू हो जाएगा NDTC, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, फिर आप लोग का मटर कोच, फिर ट्रेलर कोच, फिर मटर कोच। ये हो जाएगा आप लोग का फिर मिडिल बेसिक यूनिट। लास्ट में और एक एंड बेसिक यूनिट रहेगा, जिसमें मटर कोच, आप लोग का टेलर कोच, फिर मटर कोच, फिर ड्राइविंग टेलर कोच DTC। ये हो जाएगा फिर एंड बेसिक यूनिट। इसी हिसाब से इसका कन्फिग्रेशन रहता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। यही 4 बेसिक यूनिट रहता है एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस? ब्रेक गियर पिन और बुशेस में मैक्सिमम क्लियरेंस 1.5 mm का 1.5 mm। व्हाट डू यू मीन बाय FRP? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ये होता है आप लोग का फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। अभी कोच में ये सब यूज हो रहा है आप लोग का, जैसे कि आप लोग का जो सीट्स को यूज करके आप लोग का मेटल सीट को ये रिमूव करके FRP लगाया जा रहा है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक को। तो आप लोग ऑप्शन देखिए B के साथ चलिए 19 का। Where has been destruction tube provided in ICF and RCF कोच? ICF और RCF कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब जो होता है, इसका आप लोग का पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ पर फिट किया जाता है? ये फिट किया जाता है मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में फिट किया जाता है। ऑप्शन A के साथ चलिए, बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेडस्टॉक। इन लोडेड कंडीशन मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोच। ICF कोच में लोडेड कंडीशन में मिनिमम होगा 1030 mm, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैक्सिमम ये होगा 1105। ये भी याद रखिए। जैसे कि आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच होगा, अगर प्रोडक्शन यूनिट से कोई कुछ टर्नआउट हुआ है तो मिनिमम इसमें कितना होगा 1095 mm, ये भी याद रखिए। और वर्कशॉप टर्नआउट जो कोच रहेगा, इसमें आप लोग का 1090 mm मिनिमम होना चाहिए। ये दोनों डाटा याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन ICF कोच। ICF कोच में आप लोग का ड्रॉ और बफिंग फोर्स किसका माध्यम से ट्रांसफर होता है? ये होता है आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से। ऑप्शन A के साथ चलिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय। आप लोग का व्हील का लेटरल मूवमेंट किसके माध्यम से कंट्रोल होता है? एक्सल गाइड के माध्यम से। द रेट ऑफ लीकेज इन सिंगल कार टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन। सिंगल कार टेस्ट देखिए SCTR पूछ रहे हैं, SCTR में लीकेज रेट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ये आप लोग का कितना होगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये गलती नहीं होना चाहिए। 0.2 kg/cm² पर मिनट, इससे ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए SCTR में, सिंगल कार टेस्ट ट्रिक में। तो ये ऑप्शन ये देखिए C के साथ चलिए। उसी हिसाब से SWTR होता सिंगल वागन टेस्ट ट्रिक, तो ये 0.25 kg/cm² पर मिनट, इससे ज़्यादा आप लोग का लीकेज रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंगल वागन टेस्ट ट्रिक के लिए। तो ये भी आप लोग जानिए कि आप लोग का SCTR कब करते हैं, सिंगल कार टेस्ट ट्रिक आप लोग कब कंडक्ट करते हैं। एक सिंगल कार का कोच का आप लोग जो एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, ये अगर किसी कारण कोई कोच सीख हुआ है, इसको फिट करने के बाद करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप लोग IOH में करते हैं और POH में करते हैं। उसी हिसाब से आप लोग का जो SWTR होता है, SWTR कब करेंगे? ये कोई वागन सीख हुआ है, यही कंडीशन में फिट करने के बाद SWTR जैसे भी करना है उसी हिसाब से ROH में कीजिए, और POH में होता है, ये भी याद रखिए।
व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट। रिपीटेड क्वेश्चन है। QRV क्विक रिलीज वाल्व से अगर हम लोग मैनुअली रिलीज करवाते हैं तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आप लोग का किसका प्रेशर सॉरी फ्रेंड्स किसका प्रेशर वेंट आउट होगा। तो ये कंडीशन में ये CR का प्रेशर कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर वेंट आउट होगा। अगर QRV क्विक रिलीज वाल्व से मैनुअली रिलीज करते हैं तो CR का प्रेशर आप लोग का वेंट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं इसी कंडीशन में आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक पाइप से कट जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन के लिए आप लोग BP प्रेशर कितना रिडक्शन करते हैं, कितना ड्रॉप करते हैं। तो ये आप लोग ड्रॉप करते हैं 0.8 से 1 kg तक ड्रॉप करते हैं। तो ये भी डाटा बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको फिर और एक बार देख लेते हैं। तो मिनिमम आप लोग जो रिडक्शन करेंगे या मिनिमम आप लोग जो एप्लीकेशन करते हैं ये 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से सर्विस एप्लीकेशन 0.8 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से 1.5 kg तक ड्रॉप करते हैं। इसी हिसाब से इमरजेंसी एप्लीकेशन जो होता है ये एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप लोग 1.5 kg से ज़्यादा BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं उसको इमरजेंसी एप्लीकेशन कहा जाता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो पूछा है सर्विस एप्लीकेशन जो होता है 0.8 से 1 kg अगर BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं यही कंडीशन में इसको सर्विस एप्लीकेशन कहा जाएगा। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ जाएगा, वातावरण में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व NRV जो यूज होता है ये क्या चीज़ के लिए होता है। आप लोग का फीड देखिए एयर जो चार्ज होता है फीड पाइप से तो एक बार ऑक्सिलरी देखिए आप लोग का फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर तक प्रेशर चला गया उसके बाद NRV क्या करता है वही प्रेशर को रिटर्न आने देता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP। आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से एयर जो है FP तक रिटर्न होता नहीं। एक ही डायरेक्शन आप लोग का FP से ER को प्रेशर जाएगा लेकिन आप लोग का ER से FP तरफ प्रेशर आएगा नहीं। यहीं पर NRV का काम यही होता है, याद रखिए। सोल बार ऑफ आईसेप कुछ कंसिस्ट ऑफ। सोल बार ऑफ आईसेप कुछ कंसिस्ट ऑफ आप लोग का सोल बार जो सेक्शन होता है आईसेप कुछ का सोल बार सेक्शन इसका शेप कैसे रहता है यहीं पर यही क्वेश्चन है जो कि आप लोग का जेड सेक्शन रहता है। आईसीएफ के लिए जेड सेक्शन यही क्वेश्चन अगर LHB कोच के लिए होता तो C सेक्शन। ये दोनों याद रखिए। व्हाट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन आईसेफ कोचेस टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय ट्रांसफरिंग ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू व्हील ट्रेड। आईसेफ कोच में कोच की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी यांत्रिकी प्रदान की गई है जो ब्रेक सिलेंडर से व्हील ट्रेड में ब्रेकिंग बल को स्थानांतरित करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट। तो आप लोग जब भी BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं ब्रेक सिलेंडर आप लोग का या ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ आप लोग का होता है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आगे तरफ पिस्टन आप लोग का निकलता है और इसके साथ ही अरेंजमेंट आप लोग का ब्रेक रिगिंग का होता है जो कि आप लोग का चक्का और आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो गैप रहता है उसको प्रेशर के साथ आगे धकेलता है, ब्रेकिंग होता है। तो ब्रेक रिगिंग सिस्टम यही है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं।
इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बोगी, व्हाट आर दी सो टेक्निकल पैम्पलेट यूज। देखिए टेक्निकल जो पैम्पलेट यूज होता है आप लोग क्या चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इसके लिए जो आप लोग का कैसनव बोगी के लिए जो भी टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है वो होता है G95। उसी हिसाब से देखिए यहीं पर और कुछ भी टेक्निकल पैम्पलेट दूसरा दिया गया है, जैसे कि G97। G97 में आप लोग का जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस किसका करेंगे, BTPGLN, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन होता है, इसका आप लोग इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करते हैं G97 में। उसी हिसाब से G90 में क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा यहीं पर गड़बड़ हो गया है। ये देखिए इसका आंसर तो आप लोग का G95 है कैसनव बोगी के लिए। उसके बाद यहीं पर देख लीजिए कि आप लोग का पहले देखते हैं G97 देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स G97 देखेंगे। G97 आप लोग का हो जाएगा ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक ऑफ फ्राइट रैक, गुड्स रैक का एयर ब्रेक, आप लोग का एयर ब्रेक के लिए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक ऑफ गुड्स रैक और फ्राइट रैक, ये आप लोग का G97 है। उसी हिसाब से आप लोग का G90 देख लेते हैं। यहीं पर देखिए जो G90 है, ये G90 आप लोग का क्या चीज़ के लिए है, ये इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ BTPN बॉगी पेट्रोलियम टैंक वागन, इसके लिए आप लोग का मेंटेनेंस G90 है। उसी हिसाब से ये देखिए G86 जो है ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BTPGLN, ये हो गया आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन, यही आप लोग का G86 है। तो ये तीनों डाटा को भी याद रखिए। रूल 3 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू, ये देखिए रूल 3 पूछ रहे हैं आप लोग का जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रहता है RSCR, तो इसमें रूल 3 आप लोग का किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ संबंधित है पूछ रहे हैं रूल 3। तो रूल 3 जो होता है आप लोग का जनरल कंडीशन सामान्य जो शर्त रहता है, डिवोशन टू ड्यूटी इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा के आदि प्रति समर्पण के लिए आप लोग का जो रूल 3 रहता है ये आप लोग का रिलेटेड रहता है जनरल कंडीशन सामान्य शर्तें के लिए। जैसे कि आप लोग का मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होता है, आप लोग का होता है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, तो इसमें आप लोग पूर्ण अखंडता बनाए रखें, यही आप लोग का मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मतलब हो गया आप लोग पूर्ण अखंडता बनाए रखें। उसके बाद आप लोग का जो जनरल कंडीशन बोलता है मेंटेन डिवोशन एंड ड्यूटी, मेंटेन डिवोशन इन ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखें, कर्तव्य के प्रति आप लोग समर्पण बनाए रखें। और एक जनरल कंडीशन यहीं पर देखिए जो यहीं पर मेन आप लोग का जनरल कंडीशन है, ये जो डू नथिंग व्हिच इज ऑन बिकमिंग टू रेलवे सर्वेंट, डू नथिंग व्हिच इज ऑन बिकमिंग टू रेलवे सर्वेंट, तो ये हो जाता है आप लोग का ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो रेल कर्मचारी के लिए वो अशोभनीय है, नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिसके चलते आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो। डू नथिंग व्हिच इज ऑन बिकमिंग टू रेलवे सर्वेंट, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ, ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो CL है ये किसके साथ कंबाइन करके आप लोग जोड़ के ले सकते हैं छुट्टी,
तो आप लोग यहीं पर ऑप्शन ठीक से देखिए, ये स्पेशल कैजुअल लीव जो SCL होता है, SCL आप लोग CL को SCL के साथ आप लोग ले सकते हैं यहीं पर। तो कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव, आप लोग LAP के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, हॉस्पिटल लीव के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग स्पेशल CL के साथ CL को जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का जो SCL होता है रेलवे में जो SCL है, आप लोग का जो स्पेशल कैजुअल लीव है, जैसे कि आप लोग पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसके लिए आप लोग को SCL मिलता है। फिर आप लोग को यूनियन मीटिंग में भाग लेने के लिए मिलता है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, स्वेच्छाकृत रूप से ब्लड डोनेशन करेंगे, तो इसके लिए 1 दिन का आप लोग को स्पेशल CL मिलेगा। इसके बाद स्काउट गाइड में आप लोग स्काउट गाइड में आप लोग भाग लेते हैं, इसके लिए भी SCL मिलता है। इसी हिसाब से ट्रैकिंग में भाग लेते हैं, कोई लंबा पथ चालन पर्वतारोहण करते हैं, तो इसी कंडीशन में ट्रैकिंग के केस में भी आप लोग को स्पेशल CL दिया जाता है। तो स्पेशल CL को आप लोग CL के साथ जोड़ के ले सकते हैं। जो आप लोग का स्पेशल CL रहता है, ये देखिए आप लोग का अप टू 30 डेज, 30 दिन तक का जो स्पेशल CL जो रहता है, इसको सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी हैं DRM है, उसी हिसाब से अप टू 90 डेज तक का आप लोग का अगर स्पेशल CL है तो इसको GM सैंक्शन कर सकते हैं। और एबव 90 डेज अगर हो जाएगा, एबव 90 डेज अगर स्पेशल CL है तो इसको रेलवे बोर्ड सैंक्शन करता है, ये भी याद रखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिमाइजिंग बिटवीन, ये देखिए यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, आर्थिक आदेश मात्रा EOQ के बीच अनुकूलन करने निर्धारित की जाती है। तो EOQ जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिमाइजिंग बिटवीन, किस किस के बीच में आप लोग ऑप्टिमाइजिंग करेंगे, ये आप लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में आप लोग इसको ऑप्टिमाइजिंग करेंगे। तो EOQ जो होता है आप लोग का, ये आप लोग का निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किस किस का बीच में ऑप्टिमाइजिंग करेंगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने की लागत और वहन करने की लागत को ये ऑप्टिमाइजिंग करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्शन बी के साथ चलिए। द यूनिट फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेशन इज, रोशनी मापने का इकाई क्या होता है, ये लॉक्स होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे, देखिए फादर ऑफ द इंडियन रेलवे पूछ रहा है, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोल के। तो इन्हीं का पीरियड में ही इंडिया में आप लोग का जो रेल शुरू हुआ था। तो जैसे कि ये आप लोग का लॉर्ड डेलहाउसी जो हैं, इनका पीरियड जो था ये 1848 से 1856 तक आप लोग का गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के इसी दौरान गवर्नर जनरल थे। और यही पीरियड में ही आप लोग का 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में पहले बार ट्रेन आप लोग का सेवा शुरू हुआ था, जो कि आप लोग का बोरी बंदर से थाने के बीच में शुरू हुआ था। तो यही आप लोग का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी हैं, ये आप लोग का इन्हीं का पीरियड में इंडिया में रेल का शुरुआत हुआ था, ट्रेन का शुरुआत हुआ था, ट्रेन सेवा का, इसलिए इनको आप लोग का फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोला जाता है, ये याद रखिए। तो ऑप्शन ये देखिए यहीं पर बी के साथ चलिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में किन 3 जोनल मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है,
तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता में आप लोग का जो रेलवे का 3 जोन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। तो जैसे कि आप लोग का ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है ये फेयरली प्लेस, इसी हिसाब से आप लोग का साउथ ईस्टर्न का जोनल हेडक्वार्टर जो कि जीआरसी में है, गार्डन रिच में है। इसी हिसाब से आप लोग का कोलकाता मेट्रो रेलवे जो मेट्रो रेल है इसका हेडक्वार्टर आप लोग का नेहरू रोड कलकत्ता में है। मेट्रो रेल भवन नेहरू रोड कलकत्ता। तो आप लोग का ईस्टर्न रेल का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, साउथ ईस्टर्न का भी हेडक्वार्टर है, और आप लोग का कोलकाता मेट्रो जो रेल है इसका भी आप लोग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसी हिसाब से ये 3 जोन का आप लोग का यहीं पर हेडक्वार्टर है, इसीलिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? यहाँ पर आप लोग का रेलवे मंत्री पूछ रहा है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, जो कि जॉन मथाई साहब हैं। ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। तो जिनका कि पीरियड आप लोग का जो रेलवे मिनिस्टर थे, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का, इनका पीरियड जो था 1947 से 1948 तक था। जॉन मथाई साहब जो हैं ये आप लोग का पहला रेल मंत्री है स्वतंत्र भारत के। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं? यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन सुरेखा यादव जी हैं। ये देखिए श्रीमती सुरेखा यादव यहीं पर हो जाएंगे फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर इंडियन रेलवे का। फीमेल जो आप लोग का महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया। तो इनके बारे में आप लोग विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं, जो कि आप लोग का सुरेखा जो यादव ये जो आप लोग का फर्स्ट फीमेल रेलवे ड्राइवर हैं, ये रेलवे में ज्वाइन किए थे 1987 में। आप लोग का 1988 में ये गुड्स ड्राइवर बन गई थी, गुड्स ट्रेन ड्राइवर 1988 में। ये आप लोग का सेंट्रल रेलवे मुंबई में ज्वाइन किए थे। इनके बारे में बहुत कुछ डाटा आप लोग विकिपीडिया से गूगल से देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे? यहीं पर देखिए लार्जेस्ट आप लोग का रेलवे जंक्शन पूछा है, जो कि आप लोग का मथुरा है। तो मथुरा के में आप लोग का 7 अलग अलग रूट के लिए आप लोग का लाइन यहीं से शुरू है। 7 अलग अलग रूट के लिए यहीं से ही आप लोग का अलग अलग डायरेक्शन 7 रूट में खुलता है, यहीं पर जंक्शन है। इसी हिसाब से अगर आप लोग का यहीं पर बिगेस्ट रेलवे जंक्शन अगर पूछता, बिगेस्ट रेलवे जंक्शन पूछता, तो आप लोग का यहीं पर बिगेस्ट में हो जाएगा हावड़ा हो जाएगा। हावड़ा जो आप लोग का स्टेशन है ये आप लोग का बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है, जहाँ पर 23 नंबर्स प्लेटफॉर्म है, 23 के संख्या में आप लोग का प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिए। लार्जेस्ट में आप लोग का मथुरा हो जाएगा और बिगेस्ट में आप लोग का हावड़ा स्टेशन हो जाएगा, ये भी याद रखिए। द फंक्शन ऑफ डैश इज टू ऑपरेट द लेवलिंग वाल्व ऑटोमेटिकली बाय मूविंग द हैंडल ऑफ द लेवलिंग वाल्व अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द लोड। ये देखिए आप लोग यहीं पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग द फंक्शन ऑफ डैश इज टू ऑपरेट लेवलिंग वाल्व ऑटोमेटिकली बाय मूविंग द हैंडल ऑफ द लेवलिंग वाल्व अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द लोड। तो यहीं पर आप लोग का जो इंस्टॉलेशन लीवर है, इंस्टॉलेशन लीवर से आप लोग इसका नट बोल्ट को सेटिंग करके जो आप लोग का लेवलिंग वाल्व है उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो लेवलिंग वाल्व हमेशा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहना है लेवलिंग वाल्व, और आप लोग का इंस्टॉलेशन वाल्व हमेशा ये देखिए वर्टिकल कंडीशन में रहना चाहिए। ये आप लोग का इंस्टॉलेशन लीवर है
जो कि आप लोग इसका कंडीशन वर्टिकल होना चाहिए, और आप लोग का लेवलिंग वाल्व का कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंडीशन रहना चाहिए। तो आप लोग जो इंस्टॉलेशन लीवर का इसमें आप लोग को जो नॉट दिया है, इसको सेट करके आप लोग प्रेशर के अनुसार, जब भी आप लोग का फुल प्रेशर रहेगा एयर स्प्रिंग में, यही कंडीशन में आप लोग का ये वर्टिकल रहेगा इंस्टॉलेशन लीवर, और लेवलिंग वाल्व हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन लीवर। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए कैपेसिटी पूछ रहा है। ऑक्सिलरी जो एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो इनबिल्ट रहता है आप लोग का एयर स्प्रिंग में, इसी का ही आप लोग का कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 60 लीटर होता है। हालांकि 40 एंड 60 लीटर बोथ इंडियन रेलवे में आप लोग का एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो फिट होता है आप लोग का एयर स्प्रिंग में, ये यूज हो रहा है, दोनों ही कैपेसिटी वाला। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग 60 लीटर में चलिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। डेज आर मीन्ड फॉर द रिमूविंग डस्ट मॉइस्चर एंड द स्किल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर बिफोर एंटर द ऑक्सिलरी रिजर्वर एंड डेज। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो डैट कलेक्टर होता है, डार्ट कलेक्टर जो होता है, ये क्लीन एयर आप लोग को भेजता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर को भेजता है। तो ये आप लोग का जो भेजता है, तो ये क्या करता है, आप लोग का डस्ट मॉइस्चर और जो स्किल पार्टिकल्स को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, और क्लीन एयर आप लोग का भेजता है। क्लीन एयर आप लोग का कहाँ भेजता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर में। तो ये ऑक्सिलरी रिजर्वर से जाने से पहले आप लोग का नॉन रिटर्न वाल्व होके ही जाता है। तो यहीं पर हो जाएगा डार्ट कलेक्टर आर मीन्ड फॉर रिमूविंग डस्ट मॉइस्चर स्किल पार्टिकल्स फ्रॉम एयर बिफोर द एंटर्स द ऑक्सिलरी रिजर्वर एंड एनआरवी हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व। तो आप लोग ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन बक्सन एस वागन, जैसे कि ऊपर में चर्चा किए थे, बक्सन एस वागन में आप लोग का के टाइप का सीटीआर भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्पीसीज टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ऑफ लॉक ऑन रॉन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रेन पार्टिंग इज कॉल्ड डेस। ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि सीबीसी में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म फिट किया गया है जो कि रनिंग के दौरान आप लोग का अनकपल ना हो। तो इसके लिए आप लोग का जो लॉक लिफ्टिंग होके अनकपल ना हो जाए, यही चीज़ के लिए आप लोग का सीबीसी में, ये देखिए सीबीसी हो गया। इसके बाद टॉगल का जो लैच पर्सन रहता है, या सीबीसी में इनबिल्ट उसमें एंटी क्रीप मैकेनिज्म दिया गया है, जिसके चलते जो ट्रेन जब भी रनिंग हो रहा है तो लॉक लिफ्टर उठ ना जाए ऑटोमेटिक, और ट्रेन पार्टिंग ना हो जाए। इसके लिए जो मैकेनिज्म दिया गया है वो होता है एंटी क्रीप मैकेनिज्म। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस लेवल एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रिजिड व्हील बेस ऑफ द व्हीकल और बोगी इज कॉल्ड। ये देखिए वाहन या बोगी के कठोर पहिया आधार के बराबर दूरी पर क्रस्ट स्तरों के बीच बीजगणितीय अंतर को डेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा टाइट लग रहा है, जो कि सिंपल इसका आप लोग का मीनिंग है, एक ट्विस्ट है। तो आप लोग का ट्विस्ट, क्रीप, इसके बाद कैंट, सुपर एलिवेशन, इसके बारे में बीच बीच में देखिए। ये आप लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। तो 47 का ऑप्शन ए के साथ चलिए। The accident relief train must be turned out or dispatched from the base station to the site of the accident within days by day and days by night after sounding hooter। हूटर बजने के बाद आप लोग का जो ERT का मूवमेंट होगा, ये दिन में कितना टाइम के अंदर ये शुरू हो जाना चाहिए, और रात में कितना समय के बाद आप लोग का तुरंत ये रेडी हो जाना चाहिए। हूटर साउंडिंग होने के बाद, हूटर साउंड सुनने के बाद, तो दिन के टाइम में विद इन, ये देखिए 30 मिनट के अंदर ये दिन में शुरू हो जाना चाहिए, और रात का टाइम होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 45 मिनट के अंदर आप लोग का ERT टर्न आउट हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन ए में है।
द पीरियड बिटवीन टू कंजुकेटिव टर्नआउट्स ऑफ एनी रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट मेडिकल इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड डेज मंथ। यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग का ERT हो गया या ERME हो गया, इसका मॉक ड्रिल करवाया जाता है, इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल, जिसमें आप लोग का ERT ERME को निकाला जाता है। और जैसे कि आप लोग का एक्सीडेंट के टाइम में जैसे कुछ घटना होता है तो इसी कंडीशन में कैसे हम लोग को अलर्ट रहना है, क्या क्या कार्रवाई करना है, इसका ही मॉक ड्रिल होता है, जो कि 3 महीना में एक बार होना चाहिए या 3 महीना में एक बार ये आप लोग का जो मॉक ड्रिल होता है। तो यहीं पर सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। फायर इन ट्रेन कॉम्स अंडर व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। ये देखिए, जब भी आप लोग का ट्रेन में आग लग जाता है तो ये जो एक्सीडेंट का वर्गीकरण है उसमें कौन सा क्लास में आप लोग का ट्रेन में अगर फायर लग जाता है, फायर एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन में, तो इसको क्लासिफिकेशन जो करते हैं इसका कैटेगरी क्या है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का हो जाता है, ये बी क्लास के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग जो एक्सीडेंट जो है इसको 16 कैटेगरी में भाग किए हैं, जो कि आप लोग का A to R इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर के अनुसार इसको वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि आप लोग को INO कैटेगरी का कोई भी आप लोग का एक्सीडेंट रहता नहीं है। इसमें आप लोग का 16 कैटेगरी ए से आर है, लेकिन इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट I और O के नाम पर कोई भी क्लासिफिकेशन है नहीं। फॉर 120 और 140 ब्रेकडाउन क्रेन राइजिंग लोअरिंग ऑफ जीव इन ए वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। ये देखिए, वर्टिकल प्लेन में आप लोग जब भी जो जीव को राइजिंग ऊपर उठाएंगे या डाउन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिकिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आप लोग का जीप या बूम को अप डाउन करना, यही मोशन को हम लोग डेरिकिंग मोशन बोलते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। 140 टन BD क्रेन न्यू डिजाइन मिनिमम ऑन मैक्सिमम वर्किंग रेडियस आर। ये देखिए, जो बूम का रेडियस होता है 140 टन BD क्रेन में, तो मिनिमम आप लोग का कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम आप लोग का 5.5 मीटर और मैक्सिमम 18 मीटर होता है। इसको याद रखिए, ये आप लोग का बूम रेडियस है, जो कि आप लोग का 140 टन BD क्रेन ब्रेकडाउन क्रेन नया डिजाइन के लिए है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 140 टन BD क्रेन न्यू डिजाइन हैविंग काउंटर वेट स्लैब्स ऑफ डेस टॉन्स। ये देखिए, आप लोग का जो बूम का पीछे, जीप का पीछे में जो काउंटर वेट रखा जाता है बैलेंस करने के लिए, तो काउंटर वेट में आप लोग का कितने कितने टन का आप लोग का काउंटर वेट जो यूज होता है उसके बारे में पूछा है। 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में जो कि आप लोग का कितना कितना का काउंटर वेट दिया जाता है, इसमें ये हो जाएगा आप लोग का 24 टन, 15 टन और 8 टन का काउंटर वेट दिया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। In accident inquiry reports where the foreign railway staff is held responsible, the accepting authority is। दुर्घटना जांच रिपोर्ट में जहां दूसरी रेलवे के कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन होते हैं। अगर कोई भी आपका रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, जो फॉरेन रेलवे का स्टाफ रहेंगे, आप अपना जोन से जो बाहरी वाला स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, तो यही कंडीशन में इसको जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रहेंगे, इसको जो स्वीकार करने वाला प्राधिकारी रहेंगे, वो AGM साहब हो जाएंगे, एडिशनल जनरल मैनेजर हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। पार्टिंग ऑफ द ट्रेन कैरिंग पैसेंजर कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का अलग होना निम्नलिखित में से किस दुर्घटना वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ये देखिए, पार्टिंग ऑफ ट्रेन पूछ रहा है, ट्रेन का पार्टिंग हो जाएगा जिसमें कि पैसेंजर रहेंगे, तो इसको क्लासिफिकेशन जो इसको वर्गीकरण किया जाएगा, तो किस क्लास के अंदर कर ये आता है, तो ये आता है किस क्लास के अंडर आता है या किस क्लास के अंतर्गत ये आता है, ये हो जाएगा आप लोग का J क्लास के अंतर्गत आता है। इसका क्लासिफिकेशन जो होता है J क्लास। तो ऑप्शन देखिए, यहीं पर आप लोग
ए के साथ चलिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग जैसे कि जानते हैं जो जे क्लास जो होता है, जे क्लास रेलवे एक्सीडेंट, ये क्या होता है, फेल्यूर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। जब भी आप लोग का इंजन फेलियर हो जाता है या रोलिंग स्टॉक फेलियर हो जाता है, यही कंडीशन में इसको जे क्लास रेलवे एक्सीडेंट में ये आप लोग का बांटा गया, जे क्लास एक्सीडेंट में ये आता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का ऑप्शन जो है ए के साथ चलिए। और इसमें भी यही क्वेश्चन भी आता है, देखिए कि आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होता है कैरिंग पैसेंजर और विदाउट कैरिंग पैसेंजर। जैसे कि इसका जो क्लासिफिकेशन सब कैटेगरी है J3 है, इसमें जो पार्टिंग होता है विथ कैरिंग पैसेंजर। J3 टाइप का जो कैटेगरी है, इसमें आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होगा जब भी ये आप लोग का पैसेंजर को लेके जाता हुआ रहता है, इसमें पैसेंजर रहते हैं। इसी हिसाब से J4 में क्या होगा, नॉट कैरिंग पैसेंजर, नॉट कैरिंग पैसेंजर, ये हो जाएगा J4 जो कैटेगरी होगा ट्रेन पार्टिंग होगा, लेकिन इसमें पैसेंजर नहीं रहेंगे। तो ये भी दोनों टाइप का जो आप लोग का क्लासिफिकेशन है, ये देखिए बराबर एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, वीडियो को आप लोग का फ्रेंड सर्कल के बीच में इसको शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो लेके आपके बीच में हम आ रहे हैं। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा ले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।